नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम संपूर्ण आधुनिक भारत का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोपियों के आगमन के दौरान भारत का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मुगलों का पतन, संक्षिप्त पृष्ठभूमि। स्थापना। मुगल साम्राज्य, जिसे 1526 में जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर के अधीन शक्ति की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया था। अपने अंतिम महान सम्राट औरंगजेब 1658 से 1707 के शासनकाल के बाद इसकी तेजी से पतन हो गया था। इसकी राजधानी दिल्ली को 17वीं शताब्दी के पहले भाग में पूर्वी गोलार्ध में प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में माना जाता था, लेकिन 50 वर्षों के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि यह विशाल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख है। 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इस अवधि के दौरान शक्तिशाली मुगल साम्राज्य लगभग 2 शताब्दियों के लिए अपने समकालीनों के सामने कमजोर और बिखरने लगा। मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कुछ वर्ग मील तक सिमट गया, क्योंकि मुगल सम्राटों ने अपने प्रभाव और वैभव को खो दिया। समकालीन भारत की कमजोरी। महान मुगल साम्राज्य अंततः 1803 में एक विदेशी शक्ति के बिखरने लगा। मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में कुछ वर्ग मील तक सिमट गया, क्योंकि मुगल सम्राटों ने अपने प्रभाव और वैभव को खो दिया। समकालीन भारत की कमजोरी। महान मुगल साम्राज्य अंततः 1803 में एक विदेशी शक्ति के अधीन अल्प पेंशन भोगी की स्थिति में आ गया। जब दिल्ली को ब्रिटिश सैनिकों ने अपने कब्जों में ले लिया था, इस विशाल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया भारत के मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में कुछ खामियों और कमजोरियों को दर्शाती है, जिसके कारण अंततः राष्ट्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। औरंगजेब की अंग्रेजों को चुनौती। औरंगजेब के लंबे और मजबूत शासन के दौरान साम्राज्य की एकता और स्थिरता हिल गई थी। फिर भी उसकी कई खराब नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मृत्यु के समय मुगल प्रशासन अभी भी काफ़ी कुशल था और मुगल सेना काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा मुगल ने अभी भी देश में सामान की कमान संभाली हुई थी। 150 वर्ष। औरंगजेब की मृत्यु के साथ 1707 और 1857 के बीच की अवधि, जब अंत में मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया था। इस बीच 12 मुगल बादशाह थे जो सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। उसके बाद आता है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने 1748 से 1767 के बीच 6 बार हमला किया। मुहम्मद शाह 1719 से 48 और शाह आलम 1759 से 1806 ने सबसे लंबे समय तक संघर्ष किया। इन आक्रमणों से मुगल साम्राज्य की नींव पूरी तरह हिल गई, जिससे पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा विद्रोह और विघटन हुआ। इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या है? तो कुछ इतिहासकार इस त्वरित पतन के लिए औरंगजेब की विभाजनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसकी धार्मिक नीतियाँ, जिन्होंने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया। यह भी माना जाता है कि मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के खिलाफ पश्चिम भारत में उनके आक्रामक सैन्य प्रयासों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। हालांकि अन्य इतिहासकारों का तर्क है कि विशिष्ट व्यक्तियों या नीतियों के एक समूह के बजाय मुगल प्रशासन में निहित सहयोगी संस्थाएं और तंत्र साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट 17वीं और 18वीं शताब्दी के आरंभिक प्राधिकारी वर्ग का क्या कहना है? वे किसी भी कीमत पर राजनीतिक उथल पुथल के कारण आर्थिक और प्रशासनिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान रखते थे और धार्मिक प्रक्रिया या राष्ट्रीय चेतना के बारे में बहुत कम जानते थे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया था।
इसके खिलाफ मौजूद ताकतों के द्वारा कोई नई व्यवस्था न तो बताई गई थी और न ही बनाई जा सकती थी, इरफान हबीब का कहना है। अब हम लोग जानेंगे मुगलों के पतन का कारण क्या था। विद्वान के बीच विचार के दो मुख्य पक्ष। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। वे जो इस मुद्दे को आमतौर पर साम्राज्य केंद्रित के रूप में देखते हैं और अन्य जो विकास को क्षेत्रीय रूप में देखते हैं। फर्स्ट है मुगल केंद्रित या साम्राज्य संबंधी। यह दृष्टिकोण साम्राज्य के द्वारा निर्मित योजना और संचालन के भीतर पतन की जड़ों का पता लगाता है। सेकेंड है क्षेत्र केंद्रित। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उथल पुथल और अस्थिरता क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार मुगलों के पतन के मूल कारण है। अब सामाजिक कारण क्या था? तो सामाजिक कारण था मुगल अभिजात वर्ग की विविधता, किसान विद्रोह, जमींदारों की निष्ठा में बदलाव। तो फर्स्ट है मुगल अभिजात वर्ग की विविधता। मुगल कुलीन वर्ग का विशाल बहुमत मध्य एशिया के विविध क्षेत्रों के विदेशी थे। परिणाम स्वरूप कुलीनता को कई जातीय धार्मिक समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें तुरानी और ईरानी समूह सबसे प्रमुख के रूप में उभरे। किसान विद्रोह 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में बार बार होने वाले किसान विद्रोह मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक थे और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन विद्रोहों में शासक वर्ग की भूमिका थी। जमींदार की निष्ठा में बदलाव। माना जाता है कि मुगलों द्वारा किया गया समझौता पूरी तरह से समाप्त हो गया था और मुख्य जमींदारों ने अधिशेष का अपना हिस्सा पाने के लिए मुगल राज्य के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब राजनीतिक कारण क्या था मुगलों के पतन होने का? तो राजनीतिक कारण था मुगल राज्य की प्रकृति। विदेशी आक्रमण, औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आए और उत्तराधिकारों का दोषपूर्ण कानून था और मुगल कुलीनता का पतन। दरबारी गुट, इसमें दरबारी गुट में थे तुरानी, फारसी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय। यह जो था राजनीतिक कारण का मुख्य बिंदु है। तो राजनीतिक कारण में मुगल राज की प्रकृति को देखेंगे तो मुगल सरकार मुख्य रूप से एक शासक राज्य पुलिस स्टेट था, जो कि आंतरिक और बाहरी व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करती थी। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण विकेंद्रीकृत प्रशासन था। विदेशी आक्रमण, इसमें क्या था? विदेशी आक्रमण में मुगलों को उत्तर पश्चिम से कई हमलों को सामना करना पड़ता था, लेकिन आंतरिक शक्ति की कमी के कारण वे एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाने में असमर्थ थे। बाद के मुगलों ने उत्तर पश्चिमी सीमांतों की उपेक्षा की थी और सीमा को बनाए रखने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक है, यह भी एक राजनीतिक कारण था, क्योंकि सरकार का मुगल रूप निरंकुश था और सम्राट के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर था। कमजोर शासकों का उत्तराधिकार प्रशासन के हर पहलू में अस्पष्ट था। उत्तराधिकार का दोषपूर्ण कानून, वह परंपरा जिसमें कि राजगद्दी के उत्तराधिकार में ज्येष्ठ संतान को भाई बहनों से अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, अधिकतम अधिकार था इसका। मुगल कुलीनता का पतन कैसे था राजनीतिक कारण? तो कुलीनता के पतन का मुख्य कारण यह था कि यह धीरे धीरे एक बंद कंपनी के रूप में बदल गया। राज्य के पद वंशानुगत हो गए और दरबारी गुट में औरंगजेब के शासन के अंत में दरबार के प्रभावशाली अमीरों ने शक्तिशाली समूहों का गठन किया। प्रमुख रईस थे तुरानी और फारसी। तुरानी में ट्रांसोक्सियाना के सामंतों ने तुरानी या मध्य एशियाई संगठन बनाया। इसका नेतृत्व गाजी उद्दीन खान, फिरोज जंग और उनके बेटे चिनकिज खान ने किया था। चिनकिज खान का दूसरा नाम था निजाम उल मुल्क। फारसी जो थे गुट का नेतृत्व अमीर खान, इसाक खान और सादत खान ने किया था। इस गुटों ने अपने अनुचरों को बनाए रखा, जो कि आमतौर पर स्थिति के आधार पर मध्य एशिया या फारस से तैयार किए गए थे। हिंदुस्तानी पार्टी, जिसके नेता इस अवधि के दौरान सैयद अब्दुल्ला खान
और सैयद हुसैन अली यानी कि सैयद बंधु थे को हिंदुओं का समर्थन प्राप्त था। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय। औरंगजेब के अपने शासन के दौरान जाट, सिख और मराठों जैसे मजबूत क्षेत्रीय गुटों ने अपने राज्यों की स्थापना के लिए मुगल राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आर्थिक कारण क्या था मुगलों के पतन का? तो जागीरदारी संकट और औरंगजेब का दक्कन अभियान। तो जागीरदारी संकट कैसे था? तो उनमें से कई को बिना जागीर के कई साल गुजारने पड़े क्योंकि मनसबदार बहुत थे। मनसबदारों ने मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व आय के लगभग 4 से 5वें हिस्से को नियंत्रित करते थे, लेकिन यह अधिक असमान रूप से वितरित किया गया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 8000 मनसबदारों में से केवल 445 का साम्राज्य के कुल राजस्व के 6% पर नियंत्रण था। औरंगजेब का दक्कन अभियान। बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के बाद राजस्व में 23% की वृद्धि हुई, लेकिन औरंगजेब ने अपने मनसबदारों के साथ अतिरिक्त धन साझा करने के बजाय अपने दक्कन अभियान का समर्थन करने के लिए इन धन का उपयोग करना उचित समझा। सैन्य कारण। मुगलों के पतन होने का सैन्य कारण क्या था? तो कोई मनसबदार आवश्यक संख्या में आदमी और घोड़े नहीं रखता था और न ही कोई कुशल निरीक्षक था, क्योंकि साम्राज्य की सुरक्षा अंततः उनकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी। सेना का यह कमजोर होना साम्राज्य के लिए घातक था। अन्य कारण क्या था? यूरोपीय लोगों का आगमन, राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। यूरोपीय लोगों का आगमन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था। हालांकि समुद्री नौवहन में उनकी सफलताओं और उनके व्यापार का विस्तार करने की इच्छा के कारण यूरोपीय देश ईस्ट इंडीज के साथ वाणिज्य पर एकाधिकार बनाने की तलाश में थे। राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। उस समय भारत में उन तत्वों का अभाव था जो एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारत के लोगों को यह महसूस नहीं हुआ कि वे सभी भारतीय थे, न ही वे एकता के प्रति जागरूक थे या सामान्य हितों के प्रति सचेत थे। भले ही सांस्कृतिक एकता के तत्व सदियों से देश में मौजूद थे, इसलिए अपने राष्ट्र के लिए जीने और मरने का आदर्श मौजूद ही नहीं था। इसके बजाय लोग व्यक्तियों, जनजातियों, जातियों और धार्मिक संप्रदायों के प्रति वफादार थे। निष्कर्ष क्या है इसका? तो हालांकि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख भौगोलिक असमानताओं के कारण कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि इन विद्रोहों और मुगलों राज्य के अंतिम पतन के लिए गरीबी और आर्थिक दबाव के पूरी तरह से उचित स्पष्टीकरण नहीं मिलते हैं। इसलिए समकालीन संशोधनवादी साहित्य हमें इस केंद्रीकृत दृष्टिकोण को त्यागने और परिधीय दृष्टिकोण से मुद्दे की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुगलों का क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इसका संक्षिप्त पृष्ठभूमि देखेंगे। स्वतंत्र राज्य, प्रशासन, सत्ता के स्थानीय केंद्रों का उदय और आर्थिक संकट से निपटने में असमर्थता और कृषि आय में गिरावट। चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त पृष्ठभूमि। स्वतंत्र राज्य। मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अवशेष से बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा साम्राज्य जैसी बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ। इन्हीं शक्तियों ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती दी थी। कुछ मुगल प्रांतों का उदय राज्यपाल के द्वारा स्वायत्तता के दावे के परिणाम स्वरूप हुआ और अन्य मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह के उत्पाद थे। प्रशासन। इन राज्यों के शासकों ने कानून और व्यवस्था और व्यवहार्य आर्थिक और प्रशासनिक राज्यों की स्थापना की। सत्ता के स्थानीय केंद्रों का उदय। उन्होंने सफलता के अलग अलग परिणामों के साथ निचले स्थानीय अधिकारियों, छोटे मुखियाओं और जमींदारों पर अंकुश लगाया, जो किसान के अतिरिक्त उपज पर नियंत्रण
के लिए लगातार उच्च अधिकारियों से लड़ते रहे और जो कभी कभी शक्ति और संरक्षण के स्थानीय केंद्र स्थापित करने में सफल रहे। इन राज्यों की राजनीतिक अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष थी। उनके शासकों की प्रेरणा आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समान थी। इन शासकों ने नागरिक, सैन्य व सार्वजनिक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। न ही विद्रोहियों ने अपनी सत्ता के विरुद्ध शासकों के धर्म पर अधिक ध्यान दिया। आर्थिक संकट से निपटने में असमर्थ था। इसमें से कोई भी राज्य आर्थिक संकट को रोकने में सफल ही नहीं हुआ। कृषि आय में गिरावट। जमींदार और जागीरदार, जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई, कृषि से घटती आय के लिए लड़ते रहे, जबकि किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। यद्यपि इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार में किसी भी तरह की गिरावट को रोका और यहाँ तक कि विदेशी व्यापारी को बढ़ावा देने की कोशिश की, किंतु उन्होंने अपने राज्यों के बुनियादी औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कुछ नहीं किया। अब है हमारे राष्ट्रों के 3 प्रमुख समूह। कौन कौन से थे? एक उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और नए राज्य। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप विकसित हुए राष्ट्रों के 3 प्रमुख समूह इस प्रकार हैं। उत्तराधिकारी राज्य, ये मुगल प्रांत थे जो कि साम्राज्य से अलग होकर के राज्य बने। उनके राज्यपालों के द्वारा वस्तुतः स्वतंत्र और वंशानुगत सत्ता के विकास ने इन क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के उद्भव का प्रदर्शन किया। भले ही उन्होंने मुगल शासक की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाया। हैदराबाद, बंगाल और अवध इसके कुछ उदाहरण हैं। स्वतंत्र राज्य, मैसूर और राजपूत राज्य ऐसे राज्यों के 2 उदाहरण हैं जो कि प्रांतों में मुगल सत्ता की अस्थिरता के परिणाम स्वरूप उभरे। थर्ड है नए राज्य। मुगल साम्राज्य का विरोध करने वाले विद्रोहियों ने इन राज्यों की स्थापना की, जिनमें से कुछ ने मराठा, सिख और जाट राज्य शामिल हैं। बंगाल 1717 से 1884। बंगाल को स्वतंत्र बनाने का प्रयास और प्रक्रिया। 3 प्रमुख विद्रोह, प्रशासन और सुधार। राजस्व बंदोबस्त, कृषि ऋण, कानून और व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, जमींदार अभिजात्य वर्ग। इसके बारे में जानते हैं। बंगाल को स्वतंत्र बनाने का प्रयास। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाते हुए असाधारण क्षमता वाले 2 व्यक्तियों, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान, ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। प्रक्रिया क्या थी? भले ही मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन वह 1700 से प्रभावी शासक था जब उसे यहाँ का दीवान नियुक्त किया गया था। उसने जल्द ही खुद को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। हालांकि वह सम्राट को नियमित रूप से कर भेजना जारी रखता था। उसने बंगाल को आंतरिक और बाहरी खतरों से मुक्त करा करके शांति स्थापित की। बंगाल अब जमींदारों के विद्रोह से भी अपेक्षाकृत मुक्त था। 3 प्रमुख विद्रोह। उसके शासनकाल के दौरान केवल 3 प्रमुख विद्रोह थे। सबसे पहले सीताराम रे और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद द्वारा। दूसरा था सुजात खान के द्वारा। अंत वाला था तीसरा अंत में नजत खान द्वारा। उन्हें पराजित करने के बाद मुर्शिद कुली खान ने बाद में अपने पसंदीदा राम जीवन को जागीर दे दी। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई और उसके दामाद शुजाउद्दीन ने 1739 तक बंगाल पर शासन किया। उस वर्ष अलीवर्दी खान ने शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान को अपदस्थ कर दिया और मार डाला और खुद को नवाब बना दिया। प्रशासन और सुधार। इन 3 नवाबों ने बंगाल में लंबे समय तक शांति से और व्यवस्थित प्रशासन किया और व्यापार उद्योग को बढ़ावा दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार से विस्तार से लोगों और सरकार को
लाभ होता है, इसलिए भारतीय या विदेशी सभी व्यापारियों को प्रोत्साहित किया। राजस्व बंदोबस्त। मुर्शिद कुली खान ने प्रशासन में अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया और जागीर भूमि के बड़े हिस्से को खालिसा भूमि में स्थानांतरित करके और राजस्व खेती की प्रणाली शुरू करके बंगाल के वित्त को पुनर्गठित किया। कृषि ऋण। उन्होंने गरीब कृषकों को संकट से दूर करने के साथ साथ उन्हें समय पर भू राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए कृषि ऋण तकाबे भी प्रदान किया। कानून और व्यवस्था। उन्होंने नियमित थानों और चौकियों की स्थापना करके चोरों और लुटेरों से सड़कों और नदियों की सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने अधिकारियों के द्वारा निजी व्यापार की जांच की। उन्होंने सीमा शुल्क प्रशासन में दुर्व्यवहार को रोका। धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। मुर्शिद कुली खान और उत्तराधिकारी नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने उच्चतम नागरिक पदों और कई सैन्य पदों को बंगालियों से भर दिया, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे। जमींदार अभिजात्य वर्ग। राजस्व किसानों को चुनने में मुर्शिद कुली खान ने स्थानीय जमींदारों और महाजनों को प्राथमिकता दी, जो मुख्य रूप से हिंदू थे। उन्होंने इस प्रकार बंगाल में एक नए जमींदार अभिजात्य वर्ग की नींव रखी। माल जामिनी, माल जसमानी प्रणाली और नई भूमि वाले अभिजात वर्ग का उदय। 1722 में उन्होंने एक नया आय समझौता किया, जो कि टोडरमल और शाह शुजा के द्वारा हस्ताक्षरित पूर्व समझौतों का एक उन्नत संस्करण था। उसने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से उत्पादकता के लिए भूमि की क्षमता का निर्धारण किया, जिससे शाही राजस्व में वृद्धि हुई। उसने कुछ महत्वपूर्ण नई जमींदारी व्यवस्था बनाई। उनका मानना था कि हिंदू जमींदारों से धन उगाही करना सरल था, जिन्हें आमतौर पर उनके समय में पसंद किया जाता था। राजस्व बढ़ाने के लिए मुर्शिद कुली खान ने दो तरफा रणनीति का इस्तेमाल किया। पहला था, सबसे पहले उसने बंगाल में सभी अधिकारियों की जागीरों को सीधे क्राउन कलेक्टरों के अधीन खालिसा में परिवर्तित कर दिया और विस्थापित अधिकारियों को उड़ीसा के अविभजित प्रांत के बदले में जागीरें दी। दूसरा था कि उसने भू राजस्व के संग्रह के लिए ठेके दिए। इजारेदारों से जमानती अधिकार प्राप्त कर उसने उनके माध्यम से भू राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया। माल जामिनी व्यवस्था यही थी। इन ठेकेदारों को दूसरे या तीसरे पीढ़ी में जमींदार के रूप में जाना जाता था और उनमें से कई को राजा और महाराजा की सम्मानजनक उपाधियां दी जाती थी। इस तरह उसने बंगाल में एक नए जमींदारों की स्थापना की। उसने भूमि को 13 चकलाओं मंडलियों में विभाजित किया, जिन्हें आगे जागीरदार संग्रह के लिए 13 इलाकों में विभाजित किया गया और 25 भागों को ठेकेदारों के काम करने के लिए खालिसा के रूप में अलग रखा गया। आर्थिक स्थिति क्या थी? विदेशी व्यापार, निर्यात और बुलियन प्रवाह, साहूकार, राजस्व किसानों के द्वारा प्रतिस्थापन। विदेशी व्यापार। मुर्शिद कुली खान के शासनकाल के दौरान बंगाल के घरेलू और विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। बंगाल अरब, फारसी और अर्मेनियाई व्यापारियों के लिए अत्यधिक सक्रिय व्यापारिक केंद्र था। मुर्शिद कुली खान ने वाणिज्य के मूल्य को समझा और इसका समर्थन किया। निर्यात और बुलियन प्रवाह। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय व्यवसाय किसी भी हाल में बंगाली सामान, विशेष रूप से कपास, रेशम और इसके उप उत्पादों को खरीदने के लिए उत्सुक थे। सोने और चांदी के बुलियन के आयात के परिणाम स्वरूप राष्ट्र ने पर्याप्त आय अर्जित की। साहूकार। सिक्के और सामान के व्यापारी साहूकार, साहू या मनी चेंजर्स और बनिया या दलालों के साथ साथ इन सभी व्यक्तियों के लिए व्यवसाय तेज था। इस समय साहूकार बहुत थे, लेकिन जगत सेठ इस सूची में सबसे ऊपर पहुँचे। राजस्व किसानों द्वारा प्रतिस्थापन। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ाने में सक्षम था, लेकिन राजस्व खेती की प्रणाली ने किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया। भले ही उसने केवल मानक राजस्व की मांग की और अवैध उपकरों को रोक दिया,
पर जमींदारों और किसानों से अत्यधिक क्रूरता के साथ राजस्व एकत्र किया। उसके सुधारों का एक और परिणाम यह हुआ कि कई पुराने जमींदारों को बाहर कर दिया गया और उसकी जगह नए राजस्व किसानों ने ले ली। अंग्रेजों से टकराव, विदेशी व्यापारिक कंपनी पर सख्त नियंत्रण। साथ ही उसने विदेशी व्यापारिक कंपनियों और उनके नौकरों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखने का मुद्दा बनाया और उन्हें अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोका। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को भूमि के कानूनों का पालन करने और अन्य व्यापारियों के द्वारा भुगतान किए जाने वाले सम्मान सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खान ने कलकत्ता और चंद्रनगर में अपने कारखानों की किलेबंदी करने के लिए अंग्रेजों और फ्रेंच को अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों के हाथों उनकी हार के कारण अंग्रेजों की वास्तविक प्रकृति को देखने में विफल। बंगाल के नवाब हालांकि यह एक मामले में अदूरदर्शी और लापरवाह साबित हुए, यानी उन्होंने 1707 के बाद बल या इसके उपयोग की धमकी देने के लिए अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति को मजबूती से नियंत्रण में नहीं रखा। उनके पास कंपनी की धमकियों से निपटने की शक्ति थी, लेकिन वे मानते रहे कि केवल एक व्यापारिक कंपनी उनकी शक्ति को खतरे में नहीं डाल सकती। वे यह देखने में विफल रहे कि अंग्रेजी कंपनी केवल व्यापारियों को कंपनी नहीं थी, बल्कि उस समय के सबसे आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशवाद की प्रतिनिधि थी। उपेक्षित सेना, बंगाल के नवाबों ने एक मजबूत सेना बनाने की उपेक्षा की और इसके लिए भारी कीमत चुकाई। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खान की सेना में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सेना शामिल थी। अलीवर्दी खान मराठों के बार के आक्रमणों से लगातार परेशान था और अंत में उसने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सौंपना पड़ा। जब 1756 से 57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलीवर्दी के उत्तराधिकारी सिराज उद दौला पर युद्ध की घोषणा की तो एक मजबूत सेना की अनुपस्थिति ने विदेशियों की जीत में बहुत योगदान दिया। अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार, बंगाल के नवाब भी अपने अधिकारियों के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार की जांच करने में विफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारियों, काजी और मुफ्ती को भी रिश्वत दी गई। विदेशी कंपनियों ने आधिकारिक नियमों और विनियमों और नीतियों को कमजोर करने के लिए इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। लगातार मराठों का आक्रमण, अलीवर्दी का मुख्य मुद्दा बाहर से उपजा था, क्योंकि उसे मराठाओं के आक्रमण से निपटना था। अलीवर्दी अंततः 1751 में मराठों के साथ उड़ीसा को छोड़ने और चौथी राजस्व का 1/4 का भुगतान करके एक समझौते पर पहुंचा। अब हम लोग बंगाल के नवाब को देखेंगे। बंगाल के नवाब का क्रम, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान जो 1717 से 1727 हुआ। इन्हें औरंगजेब के द्वारा बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व के संग्रह को रोककर अपने प्रांत के हितों को रक्षा करने का प्रयास किया था। सुजाउद्दीन खान जो 1717 से 1739 हुए, यह कुली खान का दामाद था, जिसने सरकार को सफल किया और बिहार के सूबा को बंगाल का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ाया। सरफराज खान जो कि 1739 से 1740 हुआ, यह जो था सूजा का पुत्र था और बाद में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। अलीवर्दीन खान जो कि 1740 से 1756 हुआ, यह जो था सरफराज खान की जगह ली। इसने बादशाह मुहम्मद 2 करोड़ रुपए का भुगतान करके एक फरमान प्राप्त करके बाला पहाड़ को वैध कर दिया। उसने सिराज उद दौला को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो कि उसकी सबसे छोटी बेटी का बेटा था।
सिराज उद दौला जो कि 1756 से 1757 हुआ। अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने कारखानों की किलेबंदी करने से रोका, लेकिन जब उन्होंने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया तो प्लासी में अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हुआ। मीर कासिम जो कि 1760 से 1763 हुए। मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई राजस्व और सैन्य सुधार किए। अब उसके बाद आएगा मीर जाफर जो कि 1763 से 1765 था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार और 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। उसने क्लाइव के जयकाल उपनाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा 1763 में मीर कासिम के साथ युद्ध के बाद फिर से उसे लाया गया। नजम उद दौला 1765 से जो 1766 हुआ। यह जो था जाफर का बेटा जिसे नवाब बना दिया गया था और वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना रहा, जबकि सरकार की दोहरी व्यवस्था थी। अब हम लोग देखेंगे अवध जो कि 1722 से 1858 था। इसका अवध का पृष्ठभूमि देखेंगे। स्थापना जो है इसका, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था, जिसे कि 1722 में अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वह एक अत्यंत ही साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ और इच्छा शक्ति वाले बुद्धिमान व्यक्ति था। जमींदारी विद्रोह। उसकी नियुक्ति के समय विद्रोही जमींदारियों ने सूबों में हर जगह सिर उठा लिया था। उन्होंने भूमि कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया, अपनी निजी सेनाओं को संगठित किया, किलों का निर्माण किया और शाही सरकार की अवहेलना की तथा सालों तक सआदत खान को उनके खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। वह अधर्म और दबाने और बड़े जमींदारों को अनुशासित करने और इस प्रकार अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में सफल रहा। हालांकि अधिकांश पराजित जमींदार विस्थापित नहीं हुए। आमतौर पर राजस्व जमा करने और नियमित रूप से अपने बकाया भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए सहमत होने पर उनके क्षेत्र वापस कर दिए गए, पर वे अड़ियल बने रहे। राजनीतिक उत्तराधिकार। सफदरजंग ने 1748 में सआदत खान को साम्राज्य के शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। उसे उसी समय इलाहाबाद प्रांत भी दिया गया था। सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला को उसके पिता की मृत्यु के बाद अवध का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। प्रशासनिक सुधार। राजस्व बंदोबस्त। सआदत खान ने 1723 में एक नया राजस्व बंदोबस्त भी किया। कहा जाता है कि उसने समान भू राजस्व लगाकर और बड़े जमींदारों के द्वारा खुद के उत्पीड़न से बचाकर बहुत से किसानों की स्थिति में सुधार किया। धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करता था। उसके कई सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे और उसने दुर्दम्य जमींदारों, प्रमुखों और रईसों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना अंकुश लगाया। सफदरजंग ने न्याय की सामान्य प्रणाली को लागू किया। जागीरदार सुधार। जागीरदारी प्रणाली के सुधार के हिस्से के रूप में स्थानीय आर्य लोगों को जागीर दी गई थी और प्रांत के समृद्ध व्यापार प्रवाह ने इसे उसी तरह बनाए रखा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह एक नया क्षेत्रीय शासक वर्ग बना, जिसके प्रमुख समर्थक जो थे भारतीय, मुसलमान, अफगान और हिंदू थे। सैन्य अभियान। प्रशिक्षित सैनिक। उसके सैनिक को अच्छा वेतन तथा प्रशिक्षण दिया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि सुजा ने मराठों की हार का गवाह बनने की उम्मीद में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जब वह पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों से लड़ने के लिए भारत लौटा। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टकराव तक अवध और इलाहाबाद के अपने दायरे में उसकी स्वतंत्र और प्रभुत्व निर्विरोध था। उसने अंग्रेजों और बंगाल के पदस्थ नवाब मीर कासिम के बीच संघर्ष में भाग लिया था। अतः अंग्रेज उसे बक्सर की लड़ाई 1764 में हराने में सक्षम हुए।
सांस्कृतिक विशिष्टता। लखनऊ संस्कृति। नवाबों की सरकार के तहत शांति की लंबी अवधि और अमीरों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक अलग लखनऊ संस्कृति का विकास हुआ। लखनऊ लंबे समय तक अवध का एक महत्वपूर्ण शहर और 1775 के बाद अवध नवाबों का शासन का मुख्य क्षेत्र बन गया। यह शहर जल्द ही किला और साहित्य के संरक्षण में दिल्ली को टक्कर देने लगा। यह हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद 1724 से 1948। स्थापना जो थी, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चीन कुलिच खान ने की थी, जो कि शाही दरबार के एक प्रमुख आमिर थे, जिन्होंने बाद में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा कि वे केंद्र सरकार से स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। हैदराबाद में निजाम का समर्थन करने वाले एक नए स्थानीय अभिजात वर्ग का गठन हुआ, निजाम उल मुल्क। उन्हें तुरानी संगठन के प्रमुख के रूप में जाना जाता था। सैयद बंधुओं ने भारतीय मुस्लिम गुट के अधिकार के अभिमानी दावे के परिणाम स्वरूप वह अदालती राजनीति से असंतुष्ट थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1719 में फर्रुखसियर की हत्या और कठपुतली सम्राट के रूप में मुहम्मद शाह की स्थापना हुई। निजाम मुल्क ने सैयदों के खिलाफ तुरानी और ईरानी अमीरों को संगठित किया ताकि तैमूर शासन को इस तरह से कमजोर होने से रोका जा सके, जो अंततः 1720 में पराजित हुए और मारे गए। 1722 से 1724 के वर्षों में निजाम उल मुल्क ने मुहम्मद शाह के सिंहासन पर बहाल होने के बाद वजीर के रूप में कार्य किया। निजाम आसफ जहाँ के निधन के बाद हैदराबाद कई कठिनाइयों से गुजरने लगा। मराठों, मैसूर और कर्नाटक सभी ने आगामी वर्षों में हैदराबाद के साथ अपने क्षेत्रीय विवादों को सुलझा लिया। 1762 में निजाम अली खान ने प्रशासन संभालने के बाद और अपनी लंबे शासन के दौरान, जो कि 1803 तक चला, उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ सीमा के मुद्दों को सुलझाया। हैदराबाद में राजनीतिक स्थिरता की बहुत ही आवश्यकता थी। कर्नाटक, जो कि 1690 से 1855 स्थापना जो था इसका, मुगल दक्कन के एक सूबे के रूप में कर्नाटक हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में आ गया। हालांकि जिस तरह निजाम ने प्रभावी रूप से खुद को दिल्ली से अलग कर दिया था, उसी तरह कर्नाटक के उपराज्यपाल, जिसे कि आमतौर पर कर्नाटक के नवाब के रूप में जाना जाता था, ने खुद को दक्कन के वायसराय से मुक्त कर लिया था। नवाब के लिए चल रहे संघर्ष ने 1740 के बाद क्षेत्र की समस्याओं को और भी बदतर कर दिया, जिससे यूरोपीय वाणिज्यिक निगमों को भारतीय राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करने का मौका मिला। प्रशासन। हैदराबादी प्रशासनिक व्यवस्था ने उन्हें उखाड़ फेंकने के बजाय केंद्रीय सत्ता के साथ स्थानीय शक्ति संरचनाओं को संरक्षक ग्राहक संबंध में एकीकृत करने का प्रयास किया। एक वार्षिक भुगतान के बदले में स्थापित स्थानीय अर्ध स्वायत्त शासकों को विरासत में मिले डोमेन को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई और निजाम को पेशकश के रूप में भुगतान किया गया। निजाम को, जो राज्य व्यवस्था का प्रमुख संरक्षक बना, पर्याप्त वित्तीय और सैन्य समर्थन देकर क्षेत्र के धनी व्यापारी, साहूकार और सैन्य कुलीनों ने भी हैदराबाद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नए शासन के तहत पुरानी मुगल संस्थाओं को पुरानी तरह से समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शक्तिशाली मध्यस्थ किसानों को भू राजस्व वसूली करने की छूट थी, लेकिन मुगल व्यवस्था के विपरीत उन्हें नियंत्रण में रखने के बहुत कम प्रयास हुए। कुलीनता की संरचना में भी एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, जबकि पुराने सैन्य अभिजात वर्ग ने अपना कुछ प्रभाव बनाए रखा। कर और वित्तीय प्रशासन के ज्ञान वाले कुछ नए लोग निचले स्तर से उठे। हैदराबाद सरकार के तहत अधिकांश भाग में शक्ति व्यापक रूप से फैली हुई थी। सिख 1799 से 1849।
स्थापना जो था इसका, पंजाब के जाट किसानों और अन्य निचली जातियों ने सिख धर्म को अपनाया, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक ने की थी। भौगोलिक विस्तार। खालसा के आधार पर महाराजा रणजीत सिंह ने कई अलग अलग सिखों मिसलों को एक ही राजनीतिक ताकत में एकजुट करके सिख साम्राज्य 1801 से 1849 की स्थापना की। साम्राज्य पश्चिम में खैबर दरे से लेकर उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में सिंध और पूर्व में तिब्बत तक फैला हुआ था। साम्राज्य का मुख्य भौगोलिक पदचिन्ह पंजाब में क्षेत्र में था। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839। अपनी राजधानी लाहौर को अफगानिस्तान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के बाद पंजाब का शेर की उपाधि प्राप्त की। अपने आदमियों को निर्देश देने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में यूरोपीय अधिकारियों, विशेष रूप से फ्रांसीसियों को नियुक्त किया। पारंपरिक खालसा सेना ने सर्वोत्तम पहलुओं के साथ पश्चिम सैन्य नवाचारों को जोड़कर उस समय एशिया की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी सेना का निर्माण किया। हरिमंदिर साहिब को सोने में मढ़ा इसे स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। सैन्य शक्ति के रूप में उदय। गुरु गोबिंद सिंह ने एक जुझारू उग्रवादी समूह में सिखों का कायापलट शुरू कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह के मार्गदर्शन में वे खालसा के भाईचारे की स्थापना करने वाली एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में प्रमुखता से उभरे। बंदा बहादुर ने पंजाब की निचली जातियों और किसानों को एकजुट किया और मुगल सेना के साथ एक भयंकर यद्यपि असफल संघर्ष किया। हालांकि वह असफल रहा क्योंकि निचली जातियों और ग्रामीण गरीबों के लिए बंदा बहादुर के समर्थन का विद्रोह पंजाब के उच्च वर्गों, जातियों और मुगल केंद्र, जो कि उस समय भी शक्तिशाली था, द्वारा किया गया था। सिखों के प्रति मुगलों का रवैया। सबसे पहले औरंगजेब सिखों के प्रति विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समूह का विस्तार हुआ और मुगलों के केंद्रीय अधिकार को कमजोर करना शुरू किया, बादशाह ने अपना विचार बदल दिया। औरंगजेब के शासन में सिखों के द्वारा धार्मिक असहिष्णुता का भी प्रतिरोध किया गया था। उत्तर पश्चिम के विदेशी आक्रमण। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और पंजाब शासन के बाद के विघटन के परिणाम स्वरूप सिखों को एक बार फिर ऊपर उठने का मौका मिला। अब्दाली के पंजाब छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीतिक शून्य को भरना शुरू कर दिया। 1765 और 1800 के बीच उन्होंने जम्मू और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन इस बिंदु पर सिख राजनीति की शक्ति का स्रोत बदल गया। केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की ओर कदम। मिसल या पारिवारिक संबंधों पर आधारित संयोजन के रूप में अब भूमि को इकाइयों के रूप में रखा गया। समाज तेजी से क्षैतिज रूप से संगठित हो गया। शुकर चकिया मिसल शासक रणजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी के अंत में एक अधिक केंद्रीकृत सिख राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब में राजनीतिक सत्ता भी केंद्रीकृत रही और इसी पूरी अवधि में अधिक क्षैतिज रूप में बिखरी रही। 1809 में अमृतसर की संधि के द्वारा उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पंजाब के एकमात्र संप्रभु शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। उनकी मृत्यु के समय तक उनके शासन को सतलुज नदी और हिंदकुश, काराकोरम और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया था। संतुलित प्रशासन। दरबार की राजनीति के केंद्रीय स्तर पर भी रणजीत सिंह ने एक और शक्तिशाली सिख प्रमुखों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा और दूसरी ओर मध्य पंजाब के किसानों और गैर पंजाबी ईसाइयों में से सैन्य कमांडरों की नई भर्ती की, जैसे कि जम्मू से डोगरा राजपूत। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु तक यह संतुलन अच्छे से काम करता रहा। निष्कर्ष है कि नतीजतन खालसा ने सांस्कृतिक संसाधनों जैसे पवित्र ग्रंथों, दीक्षा और अन्य जीवन चक्र अनुष्ठानों का वर्णन करके एक विशिष्ट सिख सामाजिक और राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास किया। यह जो सब 18वीं शताब्दी के
में सिख समुदाय के लिए कुछ अस्थायित्व लाने के लिए किया गया था। मराठा, जो कि 1774 से 1818 थे। पृष्ठभूमि मराठा की क्या थी? तो मुगलों की चुनौती। क्षयकारी मुगल शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा साम्राज्य में से आई थी, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। मुगल साम्राज्य के विघटन से पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की ताकत अकेले इसके पास थी। इस कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न कमांडरों और राजनेताओं को प्रस्तुत किया, लेकिन मराठा सरदारों में एकता का अभाव था और उनमें उस दृष्टिकोण और कार्यक्रम का अभाव था जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक था। इसलिए वे मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। हालांकि वे मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ने में सफल रहे, जब तक कि उन्होंने इसे नष्ट नहीं कर दिया। आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध। मराठा जो है अभी भी एक ताकत थे, जिन्हें कि दक्कन में 40 साल के युद्ध के बाद औरंगजेब के निधन के बाद वश में करने की आवश्यकता थी। हालांकि मराठा साम्राज्य निसंदेश कमज़ोर हो गया था और सतारा में साहू और कोल्हापुर में उसकी चाची ताराबाई के बीच आंतरिक संघर्ष से स्थिति और भी बदतर हो गई थी, जो कि अपने बेटे शिवाजी द्वितीय की आड़ में 1700 ईस्वी में मुगलों से लड़ रही थी। वारणा की संधि में क्या हुआ कि जिसने शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर राज्य प्रदान किया और ताराबाई पक्ष के साथ संघर्ष का समाधान किया गया। पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री था, बालाजी विश्वनाथ ने अपने शासक के लिए मुगल सनद प्राप्त की शाही आदेश पे। दक्कन के 6 मुगल प्रांतों से चौथ और सरदेश मुखी क्रमशः सरकारी राजस्व का 1/4 और 1/10 हिस्सा था, पर साहू के अधिकारों को मान्यता दिलाई। 1719 में दिल्ली में एक कठपुतली सम्राट स्थापित करने में सैयद बंधुओं की सहायता की। मालवा और गुजरात में चौथ और महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र दर्जा प्राप्त हुआ। जब मराठा गृह युद्ध समाप्त हो गया तो राज्य पर अधिकार धीरे धीरे शिवाजी के लाइन छत्रपति से पेशवा के पास चला गया। राजनीतिक उत्तराधिकार। पेशवा बालाजी के बेटे बाजीराव, जिन्होंने 1740 तक शासन किया, 1720 में बालाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। उस समय तक मराठा राज ने मुगल साम्राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और हैदराबाद के निजाम उनके एकमात्र महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक, खानदेश और गुजरात पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1740 में बाजीराव का निधन हो गया और साहू ने उनकी जगह बालाजी बाजीराव को नियुक्त किया, जिन्हें नाना साहेब 1740 से 61 के नाम से भी जाना जाता है। सैन्य अभियानों की तुलना में अधिक प्रशासनिक विशेषज्ञता होने के बावजूद वह पेशवाओं में सबसे प्रभावशाली था। 1749 में साहू की मृत्यु के बाद नाना साहेब ने मराठा राजनीति के शीर्ष अधिकारी भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य इस समय के दौरान अपने चरम पर था, जब पूरे भारत को मराठा लूटपाट का सामना करना पड़ा। पेशवा बाजीराव प्रथम, जो कि 1700 से 1740 हुआ। मुहावरा अटक से कटक मराठा साम्राज्य को संदर्भित करता है, जिसकी बाजीराव प्रथम ने कल्पना की थी और अटक की प्राचीर से ऊपर भगवा ध्वज उठाना चाहते थे। बाजीराव प्रथम ने 41 युद्धों में भाग लिया और कभी हार का सामना नहीं किया। यह कुशल पेशवा प्रधानमंत्री मराठों को एकजुट करने में सक्षम था, जो शिवाजी के बाद एक संघ में बिखर गए थे। उन्होंने मराठों के प्रशासनिक केंद्र को सतारा से पुणे में स्थानांतरित कर दिया। प्रशासन। पृष्ठभूमि क्या थी इसका? तो मराठा राज्य ने मराठी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी को बदल दिया और हिंदुओं को शीर्ष पदों पर नियुक्त किया। सरकार में उपयोग के लिए उन्होंने स्वयं का आधिकारिक राज्य शिल्प शब्दकोश बनाया, जिसे राजा व्यापार
राजा व्याकरण कोश कहा जाता था। मराठा प्रशासन के लिए अध्ययन के 3 क्षेत्र थे: केंद्रीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन और सैन्य प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन क्या था? तो शिवाजी ने इसे एक मजबूत प्रशासनिक संरचना स्थापित करने के लिए बनाया था, जो दक्कन प्रशासनिक प्रथाओं पर बहुत अधिक प्रभाव डालता था। अधिकांश प्रशासनिक परिवर्तन अहमदनगर में मलिक अंबर के परिवर्तनों से प्रभावित थे। राजा ने राज्य के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में कार्य किया और 8 मंत्रियों का एक समूह अष्टप्रधान के द्वारा समर्थित था। मराठा राज्य की अनूठी संगठनात्मक संरचना के कारण यह जो था मुगल साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर या ग्वालियर के सिंधिया, जिनमें से सभी ने साहू के समय से सैन्य कमांडरों के रूप में अपनी सेवाएं स्थापित की थी, प्रमुखों या सरदारों के उदाहरण थे जिन्होंने इस संघ में अधिकार साझा किया। निचले स्तर पर वंशानुगत वतन अधिकार थे, जैसे कि ग्राम प्रधानों, मिरासीदारों और देशमुखों के, जो राजाओं के लिए अपरिहार्य थे। इस प्रकार समायोजन और संतुलन की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से दक्कन में स्थानीय वफादारी और केंद्रीकृत शासन कायम रहा। शिवाजी के द्वारा पूरे क्षेत्र में से 3 प्रांतों का गठन किया गया था, जिनमें से प्रत्येक पर एक वाइसराय का शासन था। राज्यों को प्रांतों, परगना और तरफों में विभाजित किया गया था। गांव, जिस पर इसके मुखिया या पटेल का शासन था, सरकार का सबसे निचला स्तर था। सैन्य शासन। शिवाजी ने एक कुशल एवं अनुशासित सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को नगद में भुगतान किया जाता था, जबकि बड़े प्रमुख और सैन्य कमांडर को जगीरदार अनुदान यानी कि सरंजाम या मुकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। पैदल सेना या मावली पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना या घुड़सवार और उपकरण वाहक, और नौसेना सेना का निर्माण करती है। मराठा राज्य की सेना ने अपने कानूनों को लागू करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य किया, जहां गति महत्वपूर्ण थी। पिंडारियों को सेना का अनुसरण करने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्होंने पाल पट्टी या युद्ध की लूट का 25% एकत्र किया था। राजस्व प्रशासन। जागीरदारी प्रणाली को शिवाजी के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिन्होंने कि वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की भूमिकाओं में समायोजन भी किया था, जिन्हें कि देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी के रूप में जाना जाता था। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी। इस दृष्टिकोण के लिए रॉड या काठी को भूमि के प्रत्येक भूखंड को मापने की आवश्यकता थी। आय के अन्य स्रोत चौथ और सरदेशमुखी थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा की हार के कारण मराठा सैनिकों की संख्या अब्दाली के सैनिकों से अधिक थी। मराठा खेमा अकाल के करीब था, क्योंकि दिल्ली जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया था। जाट और राजपूत व मुस्लिम और हिंदू दोनों शक्तियाँ अंधाधुंध लूटपाट की मराठा नीति के प्रति शत्रुतापूर्ण है। मराठा कमांडरों के लिए आपसी नाराजगी ने उनके उद्देश्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। संगठन और साधन दोनों के मामले में अब्दाली के सैनिक बेहतर थे। मराठा सेना को ऊँटों पर घुमाए जाने वाले कुंडा हथियारों के प्रयोग से नष्ट कर दिया गया था। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई भारत के सत्ता के बदलाव की शुरुआत का प्रतीक थी? मराठों का पतन। पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की निर्णायक तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेनाओं को हराया, जिसने कि मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत का संकेत दिया। आंतरिक संघर्ष। केवल मराठा राज्य ही मुगलों को एक नए अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में प्रतिस्थापित कर सकता था, लेकिन मराठा राजनीति के अंतर्निहित विशेषताओं के कारण उस संभावना को कभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया था। सामंजस्य की कमी। मराठा सरदारों में सामंजस्य और एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और
योजना की कमी थी, इसलिए वे मुगलों का उत्तराधिकारी बनने में असमर्थ थे। विगत वर्ष के प्रश्न। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। अब पानीपत में साम्राज्य को हिला देने वाली इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई थी, ये जो 2014 का क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, अब हम लोग राजपूताना देखेंगे। 12वीं से 18वीं शताब्दी। मूल्य क्या था? योद्धा राजनीति, सामाजिक गतिशीलता, 20 प्रमुख कबीले, औरंगजेब के अधिकार का नुकसान और मुगल विरोधी लिंग। योद्धा जनजाति यह क्या थी? जो कि पूरे मध्य युग में उत्तर भारतीय सैन्य श्रम बाजार में विभिन्न प्रकार की घुमंतू योद्धा जनजातियों का विकास हुआ जब मुगल सेना ने अपने योद्धाओं को प्राप्त किया। सामाजिक गतिशीलता, आखिरकार उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञता और सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर के परिणाम स्वरूप इन लोगों को जातीय पहचान दी गई, जिनमें से एक राजपूत था। 20 प्रमुख कबीले। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक राजपूतों को लगभग 20 प्रमुख कुलों में संगठित किया गया था। उनके प्रमुखों ने मुगल सम्राटों के संरक्षण में क्षेत्र पर अपना केंद्रीकृत अधिकार स्थापित किया था, जिन्होंने अप्रत्यक्ष शासन की नीति का पालन किया था। औरंगजेब के अधिकार का नुकसान। इसने प्रांतीय अधिकारियों के लिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अवसर पैदा किए। 18वीं शताब्दी के पहले 30 वर्षों के दौरान कई उत्तरी प्रांतों ने उभरते हुए क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय देखा। मुगल विरोधी लिंग। मुगलों के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप राजपूतों ने मुगल विरोधी लिंग का गठन किया। लिंग का नेतृत्व अरिजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौड़ कर रहे थे। मुगलों के साथ संबंध। राजपूताना का मुगलों के साथ कैसा संबंध था? तो पेशकशी जमींदार, स्वायत्त और सैन्य स्थिति। एक जटिल संबंध। पेशकशी जमींदार थे, ये जो थे एक पेशकशी जमींदार थे। अकबर के शासन काल के बाद से विभिन्न राजपूत नेताओं ने मुगल व्यवस्था के अंदर पेशकशी जमींदार के रूप में कार्य किया था। स्वायत्तता, ये जो थे उन्होंने आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता थी और उन्होंने आज्ञाकारिता के संकेत के रूप में मुगल सम्राट को वार्षिक भेंट यानी कि पेशकश दी। सैन्य स्थिति, उनमें से कई ने मुगल सेना के भीतर महत्वपूर्ण सैन्य अस्त्र प्राप्त किए और साम्राज्य को मजबूत किया। बदले में उन्हें अपने संबंधित राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता मिली। एक जटिल संबंध। एक स्थानीय वफादारी, रिश्तेदारी और कबीलाई प्रतिद्वंदिता में के एक जटिल मैट्रिक्स के भीतर राजपूतों ने मुगलों के साथ अपने संबंधों को रखा। अपने आप में संबंध। भूमि स्वामित्व के आधार पर। नतीजतन भूमि स्वामित्व के आधार पर राजपूत राज्यों के भीतर सत्ता की गतिशीलता नाटकीय रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि कई राजपूत प्रमुखों ने अपने क्षेत्र में केंद्रीकृत प्राधिकरण का दावा करने की मांग की। कॉर्पोरेट समतावाद संबंध। भूमि अधिकारों को एक बार कबीले के भाइयों से विरासत या विवाह संबंधों के माध्यम से निर्धारित किया गया था। हालांकि समय के साथ यह कॉर्पोरेट समतावाद संबंध, जैसा कि नॉर्मन जिगलर ने इसे संदर्भित किया है, धीरे धीरे सेवा और वफादारी की पदानुक्रमित अवधारणाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसने ग्राहकों की भूमि पर पट्टे का अधिकार दिया था। मुगलों से अलगाववाद का कारण। मुगलों से अलगाववाद का क्या कारण था? तो औरंगजेब शासन। औरंगजेब के शासनकाल में उनके साथ किए गए क्रूर व्यवहारों ने उनकी आज़ादी की इच्छा में योगदान दिया। कई राजपूत राजस्थान में औरंगजेब से के क्रूर युद्धों के साथ साथ उनकी धार्मिक असहिष्णुता से बहुत क्रोधित थे, जिसमें जजिया का पुनरुत्थान भी शामिल था। उनके प्रमुखों और उनके धर्म के साथ साथ उनके राजपूत राष्ट्र के औरंगजेब में के अभियानों की क्रूरता और अनावश्यक गंभीरता ने एक घाव छोड़ दिया जो कभी नहीं भर पाया।
परिणाम क्या हुआ कि राजपूत जो कभी मुगल साम्राज्य के दाहिने हाथ के रूप में कार्य करते थे, अपरिवर्तनीय रूप से अलग हो गए और फिर कभी सिंहासन के लिए वफादार सेवा प्रदान नहीं की। अब हम लोग मैसूर को देखेंगे। मैसूर जो कि 1761 से 1799 था। इसकी पृष्ठभूमि जो कि हैदर अली स्वतंत्रता, हैदर अली के द्वारा सुधार क्या क्या हुए और संबंधित विरोध क्या थे और मुगल साम्राज्य को चुनौती कैसे दिया उन्होंने, इसके बारे में जान। मैसूर जो था और इसकी पृष्ठभूमि थी हैदर अली। हैदर अली जो कि हैदराबाद के बाद दक्षिण भारत में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। स्वतंत्रता विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद से मैसूर राज्य केवल औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होने के दौरान अपनी परिसूक्ष्म स्वतंत्रता को बनाए रखने में कामयाब रहा। हैदर अली के द्वारा सुधार, सेना राजस्व केंद्रीकरण। सेना, फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने हैदर की सेना को एक प्रभावी पैदल सेना और तोपखाने में प्रशिक्षित किया। मैसूर सेना में यूरोपीय अनुशासन उत्पन्न करके आधुनिक बनाने में मदद की। राजस्व, किसानों पर सीधे भूमि कर लगाकर और उन्हें किराए के अधिकारियों और नकदी के माध्यम से इकट्ठा करके हैदर और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने राज्य के संसाधन आधार का बहुत विस्तार किया। केंद्रीकरण, हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य एक द्वारा एक केंद्रीकृत सैन्य आधिपत्य स्थापित किया गया था। संबंधित विरोध क्या थे? तो युद्ध की सतत स्थिति, यह अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और वाणिज्यिक हितों के कारण निरंतर युद्ध की स्थिति में शामिल हो गया। 1766 में मालाबार और कालीकट पर आक्रमण और कब्जा। हैदर अली ने मैसूर की सीमाओं को बहुत चौड़ा कर दिया। अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष, वे मराठों के साथ साथ हैदराबाद जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों और अंग्रेजों के साथ मतभेद में थे, जिन्हें हैदर अली ने 1769 में मद्रास के पास बुरी तरह से हराया था। परिणाम क्या हुआ कि उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1782 में उनकी मृत्यु के बाद अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। जब 1799 में अंग्रेजों ने उन्हें हराया तो उनका शासनकाल समाप्त हो गया। वह अपने श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। कौन? टीपू सुल्तान। मुगल साम्राज्य को चुनौती, खुतबा, मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेश को खुतबा कहते हैं। खुतबा में सम्राट शाह आलम के नाम का उपयोग करने के बजाय टीपू ने अपना नाम प्रयोग किया। अंत में उसने औपचारिक रूप से अपना शासन स्थापित करने के लिए तुर्क खलीफा से सनद मांगी। यह 18वीं शताब्दी के अन्य राज्यों के विपरीत था, जिन्होंने मुगल सम्राट की राजनीतिक वैधता पर सवाल नहीं उठाया था। हालांकि उन्होंने मुगल सम्राट के साथ संबंध भी नहीं तोड़े। टीपू एक सवर्णित यथार्थवादी मुगल सत्ता का सम्मान करता था जब यह उसके अनुकूल था, और जब ऐसा नहीं था तो उसने इसकी अवज्ञा की। अब हम लोग त्रावणकोर देखेंगे, जो कि 1729 से 1949 तक था। इसकी स्थापना जो थी त्रावणकोर की, त्रावणकोर सबसे दक्षिणी राज्य है जो कि हमेशा मुगल शासन से स्वतंत्र था और आगे दक्षिण में स्थित था। 1729 के बाद जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने एक शक्तिशाली समकालीन सेना की सहायता से अपने प्रभुत्व का विस्तार करना शुरू किया, जिसे पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित किया गया था, तो इससे महत्व मिलना शुरू हो गया। 1766 में मैसूर के आक्रमण के सदमे से बचने के बाद मार्तंड वर्मा ने उत्तराधिकारी राम वर्मा ने ट्रावेनकोर की राजधानी को शिक्षा और कला के केंद्र में बदल दिया। 18वीं शताब्दी के अंत में के आसपास उनकी मृत्यु के बाद इस क्षेत्र ने जल्दी से अपनी पूर्व स्वतंत्रता खो दी और जल्दी से ब्रिटिश दबाव में आ गए और 1800 में एक रेजिडेंट को स्वीकार किया। अब हम लोग जाट के बारे में पढ़ेंगे। जाट जो कि 17वीं से 18वीं शताब्दी तक थे।
इनकी उत्पत्ति जमींदारों के नेतृत्व में जाट क्रांति एक किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुई, लेकिन जल्दी से हिंसक हो गई। चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की। सूरजमल 1756 से 1763 तक था के तहत, जिन्होंने कि मुगल अधिकारियों को उन्हें पहचानने के लिए मजबूर किया। जाट शक्ति ने भव्यता के अपने शिखर को प्राप्त किया। प्रभाव का क्षेत्र: दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास बसने वाले कृषक जाटों ने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। भले ही विद्रोह को मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में अशांति बनी रही। क्षेत्रीय राज्यों की प्रकृति: मुगल प्राधिकरण को स्वीकार किया। प्रांतों में विकसित होने वाले अलग अलग राजनीतिक संस्थानों ने सम्राट के महत्व को चंदवा के रूप में मान्यता दी और मुगल शाही शक्ति के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा। यहाँ तक कि विद्रोही मराठा और सिख सरदारों ने मुगल सम्राट को सर्वोच्च अधिकारी के रूप में स्वीकार किया। चरित्र में क्षेत्रीय और स्थानीय: इन राज्यों में विकसित होने वाली राजनीति का एक क्षेत्रीय चरित्र था और जमींदारों, व्यापारियों, स्थानीय प्रभुओं और सरदारों सहित कई स्थानीय संगठनों के सहयोग के कारण प्रभावित था। खुद का समर्थन करने के लिए प्रांतीय प्रभुओं को इन विभिन्न स्थानीय हितों की देखभाल करनी थी। बेशक अपवाद थे। उदाहरण के लिए मैसूर में शासकों के स्थानीय सरदारों को स्वीकार नहीं किया। क्षेत्रीय राज्यों की सीमाएं: संस्थागत ढांचे का अभाव था। निरंतर संघर्ष ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। जागीरदारी संकट और स्थिर अर्थव्यवस्था थी। संस्थागत ढांचे का अभाव: प्रांतीय नेता सेना, प्रशासन और वित्त में अच्छी संगठनात्मक नींव के साथ एक प्रणाली बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कुछ स्थानों पर आधुनिकीकरण का प्रयास किया, विशेष रूप से मैसूर, लेकिन कुल मिलाकर वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछड़ गए। निरंतर संघर्ष ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। एक और नकारात्मक बात इन राज्यों का पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ चल रहा संघर्ष था, संघर्ष जिसे कि कोई भी नहीं जीत सकता था। ये राष्ट्र वास्तव में मुगल प्रभुत्व का विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, लेकिन कोई भी भारत की संपूर्णता में एक स्थिर सरकार स्थापित करके ऐसा करने में सक्षम नहीं था। जागीरदारी संकट और स्थिर अर्थव्यवस्था: जैसे जैसे कृषि आय में कमी आई और अतिरिक्त धन के बंटवारे के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, जागीरदारी की स्थिति खराब हो गई। जबकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों निर्बाध रूप से चले और यहाँ तक कि समृद्ध भी हुए, शेष अर्थव्यवस्था स्थिर रही। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आती तो किस क्षेत्रीय राज्य की विजय होती? अब हम लोग सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ देखेंगे। 18वीं शताब्दी में धन और गरीबी में चरम सीमाओं के अस्तित्व के कारण भारत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से तेजी से आगे नहीं बढ़ा। भारत विपरीत राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुल मिलाकर अधिकांश भारतीयों के लिए जीवन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन के 100 वर्षों के बाद से ज़्यादा बेहतर था। कृषि: तकनीकी विकास का अभाव: तकनीकी रूप से अप्रचलित होने के बावजूद कृषि के लिए किसानों के कठिन श्रम की आवश्यकता होती है। हालांकि इस श्रम गहन वर्ग ने शायद ही कभी उनके प्रयासों के परिणाम देखे। किसानों की अपर्याप्त आय: भले ही शेष समाज कृषि उत्पादन द्वारा कायम था, लेकिन एक किसान का मुआवजा बेहद अपर्याप्त था। उन्हें सरकार, जमींदारों, जागीरदारों और राजस्व किसानों को बेहिसाब रकम देनी पड़ी। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन के दौरान स्थिति और खराब हो गई। व्यापार और उद्योग: आत्मनिर्भरता: भले ही भारत गांव बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर थे और बाहर से बहुत कम आयात करते थे और संचार के साधन पिछड़े हुए थे,
देश के भीतर और भारत और एशिया और यूरोप के अन्य देशों के बीच व्यापक व्यापार मुगलों के अधीन किया जाता था। आयात: भारत ने फारस की खाड़ी क्षेत्र से मोती, कच्चे रेशम, ऊन, खजूर, सूखे फल और गुलाब जल का आयात किया। अरब से कॉफ़ी, सोना, ड्रग्स और शहद। चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम। तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा। सिंगापुर से टीन। इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, इत्र, अराक और चीनी। अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं आयात की और यूरोप से यूनी कपड़े, तांबास, लोहा, सीसा जैसी धातुएं और कागज। निर्यात: भारत का निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूती वस्त्र थे और जो अपनी उत्कृष्टता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे और हर जगह मांग में थे। भारत कच्चे रेशम और रेशम के कपड़े, हार्डवेयर, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसालों, कीमती पत्थरों और दवाओं का भी निर्यात करता था। कुल मिलाकर व्यापार अधिशेष: चूँकि भारत हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, इसलिए इसने बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं किया। नतीजतन क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इसने आयात की तुलना में अधिक निर्यात किया और इसका व्यापार चांदी और सोने की आयात से संतुलित था। भारत को कीमती धातुओं के सिंक के रूप में जाना जाता था। लगातार युद्ध और कानून व्यवस्था का विघटन: 18वीं शताब्दी के दौरान कई क्षेत्रों में देश के आंतरिक व्यापार को नुकसान पहुंचाया और कुछ हद तक और कुछ दिशाओं में अपने विदेशी व्यापार को बाधित किया। राजनीतिक कारण क्या था? तो इसने व्यापार को नुकसान पहुंचाया और शहरी उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। कई समृद्ध शहर समृद्ध उद्योगों के केंद्र बर्खास्त और तबाह हो गए। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा था। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लाहौर, दिल्ली और मथुरा जाटों के द्वारा आगरा और मराठा प्रमुखों के द्वारा सूरत और गुजरात और दक्कन के अन्य शहर और इसी तरह सिखों के द्वारा सरहिंद लूटा गया। वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? तो ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मछलीपट्टनम, कोयम्बटूर, मदुरै आदि। कश्मीर ऊनी उद्योग का केंद्र था। ध्यान रखिए कि भारत का वाणिज्य दुनिया का वाणिज्य है और वह जो विशेष रूप से इसे कमांड कर सकता है वह यूरोप का तानाशाह है। किसने कहा था? पीटर महान ने कहा था। शिक्षा दृष्टिकोण में पारंपरिक 18वीं शताब्दी के भारत में शिक्षा को पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से दोषपूर्ण था। यह पारंपरिक था और पश्चिम में के तेज विकास के संपर्क से बाहर था। इसने जो ज्ञान प्रदान किया वह साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और तर्क तक ही सीमित था और भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन को बाहर रखा गया था। यह समाज के तथ्यात्मक और तर्कसंगत अध्ययन से संबंधित नहीं था। सभी क्षेत्रों में मूल विचार को हतोत्साहित किया गया था और प्राचीन शिक्षा पर निर्भरता रखी गई थी। उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी थी? तो उच्च शिक्षा के केंद्र पूरे देश में फैले हुए थे और आमतौर पर नवाबों, राजाओं और अमीर जमींदारों के द्वारा वित्त पोषित किए जाते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृति शिक्षा पर आधारित थी और ज़्यादातर ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। फारसी शिक्षा उस समय की आधिकारिक भाषा पर आधारित है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा क्या थी? काफ़ी व्यापक थी और हिंदुओं के बीच यह शहर और गांव के स्कूलों के माध्यम से प्रदान किया गया था, जबकि मुसलमानों के बीच मस्जिदों में स्थित मकतबों और मौलवियों के माध्यम से प्रदान किया गया था। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा ज़्यादातर ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों जैसे उच्च जातियों तक ही सीमित थी। निचली जातियों के कई व्यक्तियों ने भी अक्सर इसे प्राप्त किया। अब हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखेंगे। स्थिरता 18वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की स्थिरता के द्वारा चिन्हित किया गया था और अतीत पर निर्भर था।
विविधता। संपूर्ण देश में संस्कृति और सामाजिक प्रतिमानों में एकरूपता नहीं थी। न ही सभी हिंदुओं और न सभी मुसलमानों ने अलग अलग समाजों का गठन किया। लोगों और धर्म, क्षेत्र, जनजाति, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित किया गया था। इसके अलावा उच्च वर्गों का जो सामाजिक जीवन और संस्कृति, जो कि कुल आबादी का एक छोटा सा भाग था, कई मामलों में निचले वर्गों के जीवन और संस्कृतियों से अलग था। जातीय हिंदुओं के सामाजिक जीवन की केंद्रीय विशेषताएं थी। 4 वर्णों के अलावा हिंदुओं को कई जातियों में विभाजित किया गया था, जो जगह जगह प्रकृति में भिन्न थे। जाति व्यवस्था ने कठोर रूप से लोगों को विभाजित किया और सामाजिक पैमाने पर अस्थायी रूप से उनका स्थान तय किया। मुसलमान जाति, नस्ल, जनजाति और स्थिति के विचारों से कम विभाजित नहीं थे। भले ही उनका धर्म सामाजिक समानता को जोड़ता था, शिया और सुन्नी रईसों को कभी कभी उनके धार्मिक मतभेदों के कारण टकराव का सामना करना पड़ता था। ईरानी, अफगान, तुरानी और हिंदुस्तानी मुस्लिम रईस और आधिकारिक अक्सर एक दूसरे से अलग खड़े रहते थे। पितृसत्तात्मक। 18वीं शताब्दी के भारत में परिवार प्रणाली मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक थी, अर्थात परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का वर्चस्व था और विरासत पुरुष रेखा के माध्यम में थी। हालांकि केरल में परिवार मातृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति। यूरोपीय यात्री अबे जे ए डबोइस ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में टिप्पणी की है कि एक महिला अकेले कहीं भी जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी, और उसे निष्क्रिय लाउंजर्स के अनुचित रूप को और चुटकिलों से डरने की कभी जरूरत नहीं है। एक घर जो कि पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा बसा हुआ है, एक अभयारण्य है जिसका उल्लंघन करने का सपना सबसे बेशर्म मुक्तिदाता भी नहीं देखेगा। इसका मतलब यह नहीं कि इन नियम के लिए कोई अपवाद नहीं थे। अहिल्याबाई ने 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ इंदौर का प्रशासन किया। कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने 18वीं शताब्दी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दास्ता का खतरा। 17वीं शताब्दी के यूरोप यात्रियों और प्रशासकों के अनुसार गुलाम भारत में व्यापक रूप से मौजूद थे। उच्च सामाजिक स्तर के अधिकांश राजपूत, खत्री और कायस्थों ने महिलाओं को घरेलू नौकरों के रूप में बनाए रखा। यूरोप की तुलना में भारत में दासों की बेहतर स्थिति थी, फिर भी दासों को अक्सर तुच्छ पुरुषों की तुलना में वंशानुगत नौकरों की तरह माना जाता था। जब यूरोपीय लोग आए तो भारत में दासता और दास व्यापार में वृद्धि हुई। गुलामों को यूरोपीय व्यापारिक निगमों के द्वारा बंगाल, असम और बिहार के बाजारों से खरीदा गया और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ले जाया गया था। सांस्कृतिक संतृप्ति। भारत ने 18वीं शताब्दी के दौरान थकावट के लक्षण दिखाए। पिछली शताब्दियों के साथ सांस्कृतिक निरंतरता निश्चित रूप से बनाए रखी गई थी, पारंपरिक, लेकिन उसी समय में संस्कृति पूरी तरह से परंपरावादी बनी रही। उस समय की संस्कृति गतिविधियों को ज़्यादातर रॉयल कोर्ट, शासकों और रईसों और प्रमुखों के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिनकी दरिद्रता उनकी क्रमिक उपेक्षा का कारण बना। चित्रकला। मुगल स्कूल के कई चित्रकार प्रांतीय अदालतों में चले गए और हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना में पनपे। उसी समय चित्रकला के नए स्कूलों का जन्म हुआ और उन्होंने विशिष्टता हासिल की। कांगड़ा और राजपूत स्कूलों के चित्रों ने नई जीवन शक्ति और स्वाद का खुलासा किया। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीकी में प्रवीणता को प्रकट करता है, लेकिन वास्तुशिल्प स्वाद में एक पतन को दर्शाता है। दूसरी ओर जयपुर शहर और इसकी इमारतें निरंतर शक्ति का उदाहरण थी, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन की 5 खगोलीय वेधशालाएं। खगोल विज्ञान के अध्ययन में लोगों की मदद करने के लिए जीज मुहम्मद शाही नामक समय सारणी भी है। पजनाभपुरम पैलेस अपनी वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है,
जो कि दक्षिण की ओर केरल में बनाया गया था। साहित्य। उर्दू भाषा और कविता का विकास 18वीं शताब्दी के साहित्यिक दृश्य का एक विशिष्ट पहलू था। यह मीर सौदा, नजीर और मिर्जा गालिब जैसे 19वीं शताब्दी के उर्दू कवियों का समय था। त्रावणकोर राजाओं के समर्थन के तहत मलयालम सहित दक्षिण भारत में पनपा। मलयालम कवि कंचन नाम्बियार प्रसिद्ध थे। सितार कविता ने तमिल भाषा में सुधार किया। सितार कविता के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक है तय्युमन वर, जो कि 1706 से 1744 थे। ने जाति व्यवस्था और मंदिर नियंत्रण के अन्याय के खिलाफ बात की। वारिस शाह ने पंजाबी साहित्य में हीर रांझा के नाम से जानी जाने वाली रोमांटिक गाथा लिखी। किसने? वारिस शाह ने पंजाब साहित्य में हीर रांझा के नाम से। शाह अब्दुल लतीफ़ का कविता संग्रह रिसालो सिंधी साहित्य की कृति है। ये क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे साहित्य के कुछ उदाहरण हैं। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।